नमस्कार। नमस्कार। आज हम सारनाथ की बात कर रहे हैं, वो जगह जो वाराणसी के बिल्कुल पास है। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे तो एकदम साफ है कि भाई ये बौद्ध धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी। बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 4 खास स्थल हैं उनमें से एक। तो चलिए थोड़ा इस जानकारी को और गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सारनाथ इतना खास क्यों है और इसका इतिहास वो कैसा रहा है। हाँ, तो देखते हैं कि ये जो जानकारी हमारे पास है वो सारनाथ के महत्व के बारे में क्या खास बताती है। मतलब सबसे मुख्य बात तो यही है कि ये वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये बौद्ध धर्म के एकदम शुरुआती पल और फिर दुनिया भर में उसके फैलने का कह सकते हैं साक्षी है। तो यहीं पर उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को वो उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब धर्म के पहिए का घूमना। सही, बिल्कुल। और यहीं से भिक्षुओं का समुदाय यानी कि बौद्ध संघ उसकी शुरुआत हुई। एकदम सही कहा। और इसी संघ की स्थापना असल में सारनाथ के सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसका पुराना नाम इसे पतन था। इससे पतन। हाँ, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां ऋषि उतरे। बाद में यहां एक मृगवन था, मतलब हिरणों का जंगल, जहां बुद्ध ने उपदेश दिया, तो उसी के कारण इसका नाम पड़ा सारंगनाथ, यानी हिरणों का स्वामी। और उसी से बिगड़कर फिर सारनाथ हो गया। अरे वाह सारंगवाद से सारनाथ, ये जानना तो काफी दिलचस्प है। और फिर इतिहास में आगे बढ़े तो सम्राट अशोक का जिक्र आता है। 3री सदी ईसा पूर्व में उन्होंने सारनाथ को मतलब काफी महत्व दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या पता चलता है कि क्यों क्यों उन्होंने सारनाथ पर इतना ध्यान दिया। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया और उसे फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ हाँ। तो सारनाथ जहां धर्म का पहिया पहली बार चला, वो उनके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने यहाँ वो मशहूर स्तंभ बनवाया जिसके ऊपर 4 शेर हैं। हाँ हाँ, वो सिंह शीर्ष। वही जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। हालांकि अब सिर्फ स्तंभ का निचला हिस्सा ही सारनाथ में है, वो ऊपर का हिस्सा संग्रहालय में रखा है। अच्छा। अशोक ने यहाँ स्तूप भी बनवाए, मठ भी बनवाए और सारनाथ को एक बड़ा बौद्ध केंद्र बना दिया। और ये ज्ञान और कला का केंद्र बना रहा। लेकिन फिर शायद 12वीं शताब्दी के आसपास कुछ बदला। हाँ, बदला। मध्यकाल में जो तुर्क आक्रमणकारी आए उन्होंने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। ओह। और धीरे धीरे जगह वीरान होती गई और मतलब समय के साथ मिट्टी में दब गई, लगभग भुला ही दी गई। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह जहां इतनी बड़ी घटना हुई वो सदियों तक गुमनामी में पड़ी रही। कितना नाटकीय है ये। बिल्कुल। लेकिन फिर 19वीं सदी आई और ब्रिटिश पुरातत्वविद जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने यहाँ खोज शुरू की। हाँ। खुदाई हुई तो उसमें कई स्तूप मिले, मठों के खंडहर मिले, मूर्तियां मिली, बड़े जरूरी शिलालेख मिले और इनसे सारनाथ का वो खोया हुआ गौरव फिर से दुनिया के सामने आया। और इन खोजों में सबसे खास क्या रहा? कुछ 1-2 चीजें। हाँ, सबसे प्रमुख तो है धमेक स्तूप। ये एक बहुत बड़ी विशाल संरचना है और माना जाता है कि ये ठीक उसी जगह पर बना है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा, उसी स्पॉट पर। हाँ, ऐसा मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्तूप था धर्मराजे का स्तूप। वो अशोक ने बनवाया था, शायद बुद्ध के अवशेषों के ऊपर। हालांकि अब वो काफी हद तक नष्ट हो चुका है। इन दोनों का रूप और शायद मकसद भी अलग अलग था, जो उस समय की मान्यताओं को दिखाता है। और जो मूर्तियां मिली और अशोक स्तंभ का वो सिंह शीर्ष, वो सब आज सारनाथ संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। और आज भी सारनाथ में काफी कुछ है ना। मतलब वो एक जीवंत जगह है। वहाँ एक नया मंदिर भी है, मूलगंध कुटी विहार। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सारनाथ से जो विचार निकले, जैसे करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग, वो यहाँ से शुरू होकर पूरे एशिया और फिर दुनिया भर में फैले। तो सारनाथ सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है, बल्कि वो पॉइंट है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश देकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया और संघ की नींव डाली। और यहीं से विचारों की एक ऐसी धारा निकली जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सही। सम्राट अशोक का योगदान, जैसे उनका वो स्तंभ जो आज हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, फिर मध्यकाल में उसका उजड़ना और 19वीं सदी में उसे फिर से खोजना, ये सब इतिहास के उतार चढ़ाव को दिखाता है। और ये भी कि सांस्कृतिक यादें कितनी नाजुक हो सकती हैं। हाँ। धमेक स्तूप जैसी इमारतें और संग्रहालय में रखी कलाकृतियां, वो आज भी उस बीते हुए वक्त की कहानी हमें बताती हैं। भी वहां आते हैं, अपने मंदिर बनाते हैं और उस पुरानी विरासत से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या सबक है इसमें?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है ना, कि कैसे किसी एक खास जगह पर शेयर किए गए विचार और सिद्धांत वो समय और भूगोल की सीमाएं लांघकर करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृतियों पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस डिजिटल युग में विचारों का फैलना कितना शक्तिशाली और स्थायी हो सकता है, और उनके फैलने के अब नए रूप क्या हैं, इस पर सोचना चाहिए।